आप सबका अभिनंदन है। आज के मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आकर के मैं आप सबके बीच में जो सत्य है उस पर बात करने के लिए आया हूं। जो हिमाचल प्रदेश की 2 वर्ष की कांग्रेस पार्टी की सरकार की कहानी। इससे पहले मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात रखूं, मैं थोड़ा समय आपका लेता हूं। जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी और जिन गारंटियों पर इनके प्रमुख नेताओं ने अपनी बात किस प्रकार से वहां पर लोगों के सामने कही थी, और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन सारी की सारी गारंटियां धरी की धरी है। उल्टा जो गारंटी इन्होंने दी थी उसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए बाकी चीजों को लेकर के मैं तफसील में डिटेल में बात करता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार उनकी ही जुबानी आप सुन लें। थोड़ा सा 5 मिनट का समय मैं आपसे ले रहा हूं, तो अगर वो तैयार है तो शुरू कर सकते हैं। करना चाहते हैं हमारी सरकारों ने करके दिखाया है। थोड़ा वॉल्यूम। हम इस तरह से ये पवन खेड़ा जी है। मेजरेबल है, कितने दिन में क्या करेंगे ये सब आपके सामने है। आप हमसे उसको पूछ सकते हैं और ये करके दिखाया जाएगा। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको अपनी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। ये हिमाचल के मुख्यमंत्री महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल चाहे कोई बेटियां भी क्यों ना हो, काटते 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। महिलाओं के घर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिमाचल हर लड़की को जो है ये पैसा उनके घर पे आएगा। हमारी सरकार उस योजना को हमने मैडम लागू किया और पूरे जिले को मिलना शुरू हो गया, यहाँ भी मिलना शुरू हो गया। नाम भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके ऊपर मिला? जोर से बोलो, कैमरा ऊपर करिए थोड़ा। नहीं मिला, मिला नहीं मिला, नहीं मिला। अरे बहुत समय को देश भर में जब आप बात करके बोल रहे थे कि जाओ आप किसी जाओ 1500 मिले, किसको 1500 मिले, किसी को भी नहीं मिले। अब पूरा 1500 मिले आपको। मुख्यमंत्री से कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। सरकार ऐसी बनाएगी जिससे 1 लाख सरकारी जो रोजगार है कितने साल में देना है दे सकते। रिकॉर्ड लेके आया ये कांग्रेस पार्टी का आपका घोषणा पत्र है। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके प्रदेश में बड़े सरकारी पद खोले जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और ये हकीकत अगर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट मिलेगा सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी
दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। हमारी जा रही है, आप जल्दी से भाग्य निकालिए और हमारी शादियां तो मुख्यमंत्री ने कहा कि शादियां कर लो या तो समय जब हमने खुद सुकू साहब से मिला था तो उन्होंने कहा था कि आप तो दृष्टिहीन है, आपको दिखाई नहीं देता, आप क्या करेंगे? ये वोटिंग कैसे जो है वो आप अपने भीतर 1 अक्टूबर 2000 हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की। इस वोटिंग कैसे का इफेक्ट ये है कि 2 साल से हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली है, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त है और सत्ता में गारंटी दे देते आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगार को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरी अभी तक होनी चाहिए थी और आप 1 लाख नौकरियों को जो है माफ करने की ये नोटिफिकेशन करके ये बाघेल जी हैं। ये हिमाचल के चुनाव इंचार्ज थे। कांग्रेस पार्टी ने 125 यूनिट फ्री बिजली का फैसला वापस ले लिया, यानी कि अब बिजली का बिल बड़ी बड़ी दरों के साथ आपको प्राप्त होगा। ये मैं बड़ा पहले ही कह रहा था, आज के साथ हो गया। एक पंजाब में 10 यूनिट दूध मिला जाएगा और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो मिला जाएगा। ऊपर पड़ेगी गाय भैंस इन्होंने रखी हुई, ये 36 रुपए योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से ऊपर भी मिलेंगे ताकि हम का कोई पैसा वो हम इन चीजों पर मिलाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की इसमें पहला एक राज्य ऐसा होगा पूरे देश भर में संभवतः जहां कर्मचारियों को आज की तारीख पे सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। ट्रेजरीज में आदेश दे दिए गए हैं, लिखित आदेश नहीं वर्बल आदेश दिए कि 10,000 रुपए से ज्यादा कोई भी बिल पारित नहीं करना है। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति है। छोटे से कार्यकाल में ही कर्मचारी सड़कों पर है, ना डीए मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, डेवलपमेंट के काम सारे रुके पड़े हैं। और उसी तरह से आगे बढ़कर अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात कहें, हिमाचल के संदर्भ को इसलिए आप सबके सामने क्योंकि आप महाराष्ट्र जो है वो चुनाव के दौर में से गुजर रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो हालात हिमाचल में बने वो आपके महाराष्ट्र में ना बने, वो बहुत आवश्यक है। इस तरह से झूठी गारंटी दे करके जो है हिमाचल प्रदेश में इन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सत्ता को बनाए रखना, सत्ता को चलाना ये बहुत कठिन हो गया है। अभी आपने देखा होगा टैक्स का दौर चला हुआ है और हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य बनकर के सामने आया जहां टॉयलेट टैक्स लगाने की भी घोषणा की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में हर घर में टॉयलेट बनना चाहिए, स्वच्छता के इस अभियान को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उन टॉयलेट को गिनने के लिए निकल पड़ी। जिसके घर में 2 बने हैं तो उनको 50 रुपए टॉयलेट टैक्स देना पड़ेगा, जिसके घर में 4 टॉयलेट हैं
तो 100 रुपए देना पड़ेगा, एक बना है तो 25 रुपए देना पड़ेगा। 25 रुपए के हिसाब से टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन, ये भी एक अलग तरह का एक उदाहरण मुझे लगता है कि पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अभी आपने एक और भी चीज देखी कि ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, एक समोसा बहुत ज्यादा फेमस हुआ आजकल हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में उनको चाय नाश्ता के लिए वहां पर समोसे मंगवाए जाते हैं, वो नहीं पहुंचते हैं और उसकी सीआईडी जांच के आदेश कर दिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये हालात बन गए, जिस सरकार को प्रदेश के विकास के लिए चुना गया है, वो प्रदेश के विकास को उसकी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन समोसा बैठक में लाया गया था, लेकिन जिनको पहुंचना चाहिए था, मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिला, इस पर जांच कर रही है। तो इस तरह की हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश की सरकार की वजह से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। मित्रों, आप सबके माध्यम से हम प्रबुद्ध नागरिक जो हमारे जो आप मतदान के लिए जाएंगे महाराष्ट्र में आने वाले समय में 20 तारीख को, मैं यही कहूंगा कि जहां झूठी गारंटी देकर के कांग्रेस ने जिन राज्यों में सत्ता हासिल करने में सफलता तो कर ली, लेकिन उनका असली चेहरा आपके सामने हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जो सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में बन रही, किस प्रकार से वहां पर कर रही है, ये सारी एक छोटी सी एक तस्वीर आपके समक्ष रखी है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा, हिमाचल का जिक्र इसलिए, राज्य छोटा है लेकिन संदेश बड़ा देता है, और संदेश ये पूरे हरियाणा में बहुत प्रभावी ढंग से गया। जब हम हरियाणा के चुनाव में गए और हरियाणा की जनता ने इस बात को कहा कि हम जो हरियाणा के लोग हैं, हिमाचल जैसे हालात जो कांग्रेस ने कर रखे हैं, ऐसे हालात हरियाणा में नहीं होने देंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का तीसरी बार मौका दिया। मैं सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आप सबके समक्ष हूं कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए गठबंधन बहुत प्रभावी ढंग से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र में फिर से एनडीए सरकार बनेगी और सरकार बन करके विकास के कार्य को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, आपसे बात करने से पहले मैं एक परिचय आपसे करा देना चाहता हूं। तेलंगाना के महबूब नगर से जो सांसद हैं डी.के. अरोड़ा जी, आप आंध्र प्रदेश जब संयुक्त था उस समय मंत्री भी रही हैं और वहां की काफी वाइब्रेंट लीडर करके प्रसिद्ध है। हिमाचल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी काम कर रही है। और जिस तरह से जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल की सारी स्थिति आपके सामने बयान की, उसी तरह से इन तीनों का भी जो विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए वो ये है कि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने दिए हुए कोई भी वचन पूरे नहीं किए। यही आप सबको बताने के लिए, अवगत कराने के लिए आज ये तीनों नेता आपसे यहाँ संवाद कर रहे हैं। मैं कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी से विनती करूंगा कि वो आप सबसे संवाद करें। My dear honorable reporters, as we are all here on behalf of NDA to address this press meeting, along with me, we have the former Chief Minister and leader of the opposition of the Himachal Pradesh, Mr. Jairam Thakur ji, and Madam D.K. Aruna, member of Lok Sabha, former minister, and along with me Sandeep ji hai, and Narayan Gowda ji, former minister, government of Karnataka. Dear friends, as Maharashtra is facing assembly election, I think it is our duty
to bring it to the notice of the people of Maharashtra. What is Congress? What is it all about Congress and INDA? What INDA stands for, what it promises, and what it will deliver. Probably in this direction, I just want to give a glimpse of what is happening in Karnataka. Already Jairam Thakurji has mentioned what's happening in Himachal Pradesh, what they promised and what they delivered, how they have to go back on their words. Probably in this direction, in the past 18 months, in the state of Karnataka, the misgovernance, the dreadful misgovernance of the Congress government has led to the complete derailment of the economy of the state of Karnataka, and as well as the deep-rooted, exposing the deep-rooted corruption of Congress. In this direction, probably the media has highlighted a lot of scams of Congress government in the state of Karnataka, starting from AICC President Mallikarjun Kharge, Congress government in the state of Karnataka, starting from AICC President Mallikarjun Kharge ji, and the present Chief Minister Siddaramaiah, and as well as the Deputy Chief Minister and all their colleagues, all of them have been facing corruption charges. Starting their modus of operandi, if you look at their modus of operandi or their pattern of operation, first they take the land illegally, get caught, then surrender the land and they claim innocence. Does it mean if a robber steals a property and if he surrenders the property, does it make him innocent? So the charges what has been faced by the present Chief Minister Mr. Siddaramaiah, even in the previous tenure, there were a lot of charges of corruption with regard to the land denotification, taking a very famous Hublot watch as a gift and justifying that. It's very surprising a senior politician like him justifying receiving of a gift, and he was flaunting that very openly. Even in the present tenure, from the very beginning, the Congress government and its entire cabinet led by the Chief Minister has been facing serious charges. Imagine a Chief Minister has been made accused number one. Chief Minister is accused number one, which has been drafted by the court. Who should be A1? What should be the charges? How investigation should be done? In a court of people representative as well as in the High Court, based on the prima facie, the prosecution, what prosecution permission was given by the Honorable Governor was upheld by the Honorable High Court, very clearly showing that there is a prima facie, that the Chief Minister has misused the power by him and his entire family. And on that basis, the investigation is going on by the Lokayukta and as well as ED. Enforcement Director is investigating these charges. Very serious charges, and there is a very clear prima facie. And along with him, the AICC President, Mr. Mallikarjun Kharge, he and his family, the trust which they manage is being accused of misuse of power, favoritism, and what they had got the land allotted by the KEDP, by the Industries Department, by misusing power, by favoritism. After that, they immediately surrendering the land. Starting from AICC President, how they have misused. Even now the Chief Minister, his family,
before the allegation was made, why should I surrender? He made a statement. Why should I surrender the land? What has been given by the Muda, why should I surrender? Immediately once the cases become serious, the charges have been made, immediately surrendering, his family surrendering the land, AICC president is surrendering the land. Imagine the state of affairs, starting from top to the next level. Even Mr. D.K. Shivkumar, Deputy Chief Minister, is been facing serious charges. What investigation was handed over to the CBI once the Congress government came to the power? Immediately they withdrew the NOC given to the CBI. What case was handed over with regard to the disproportionate asset case was immediately withdrawn, coming back to the power. Is it the way to govern a state? Is it the way to perform by a responsible people elected government? They're just trying to protect themselves. They have got only self-interest. So this is what is Congress stands for. So the Congress has been always misusing. Next, with continuing in the Muda scandal, almost around 5,000 crores. The scandal is of a size of 5,000 crores. The whistleblower brought this entire issue to the notice of the government as well as to the governor. Even then, they were not taking any action. Immediately, governor has given permission. Once the permission is given, they make a statement that we are trying to be vindictive, misuse of power. When the truth comes out, they are not able to withstand the truth. They are not trying to be accountable. They are not trying to be transparent. They are not trying to be people-centric. They are completely misusing. Further, with regard to the Scheduled Tribe Development Corporation, a whistleblower was a government officer. The government officer has to commit a suicide to get the attention of the society, to get the attention of the government, to bring out this entire scandal, how the ST Corporation money has been diverted, 187 crores. Straight away on the floor of the house, Mr. Siddaramaiah, the Chief Minister of Karnataka, the Congress government admitted the diversion of fund is not of 187 crores, it is only 87 crores. Even that 87 crore, what was diverted, went for Telangana election, for the Congress party Telangana election, and as well as for the Lok Sabha election of Ballari election. The money was straight away transferred to the liquor shops, the money was transferred to the MLAs to distribute the money. To distribute the money, we have filed a petition in front of the Election Commission to disqualify the MP, MLAs, and as well as the member who are involved in this. Now, even though the whistleblower brought to the notice of the government didn't respond. The STI, the Special Investigation Team of the department, Home Department, didn't even mention the name of Mr. Nagendra, the minister, who was involved, the prime accused, who was the main prime accused, is not even, his name was mentioned in the charge sheet. Now he is the prime accused in the ED, Enforcement Director, in the Enforcement Directorate, he is the prime accused. This is how the Dalits' money has been diverted, 100% corruption. It is not 5% or 10%. It is for the first time in the history of Indian politics, we could see a government blatantly defending their minister, not even respecting the whistleblower. ये सब काम हम तेलंगाना में मॉडल हो गया, तेलंगाना पूरा भारत का मॉडल बना रहे हैं हम। झूठों की मॉडल बन गया तेलंगाना, कांग्रेस पार्टी झूठों का मॉडल बनाया तेलंगाना स्टेट को और अनएम्प्लॉयड यूथ को और पेंशनर्स को तेलंगाना जब पिछले गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट में पेंशन 2000 देते थे,
2000 लिखा था। कांग्रेस ने वादा किया था 4000 करेंगे, पेंशन 4000 मिलेगा ओल्ड एज वुमन को, डिसेबल्ड को, विडोज को, सिंगल वुमेन को, मगर आज तक वो जो 2000 था वो भी हर महीना ठीक से नहीं पहुंचा पा रहा है। आज तक एक पेंशन भी 4000 करके एक को भी नहीं दिया गया है 11 महीनों में। और बोलते अनएम्प्लॉयड यूथ को बोले थे कि 2 लाख नौकरियां देंगे। 2 लाख नौकरी गवर्नमेंट में, सरकार में 2 लाख सरकार के नौकरी दिलाएंगे, मगर आज तक 10% का भी सरकारी नौकरी नहीं दिया है 11 महीनों में। अगर ये सरकारी नौकरी जिन को नहीं दे सकते हम, उन सबको हर महीना 4000 रुपये बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, मगर आज तक एक भी बेरोजगार युवा को 4000 नहीं मिला। और ऐसे कहीं वादे करें, बीसी डिक्लेरेशन, बीसीओ के लिए फीस रियम्बर्समेंट का, और बोले थे 8000 करोड़ रुपए बजट में लगाएंगे, मगर 600 भी आज ओबीसी को 8000 रुपए बजट में लगाएंगे बोल के, मगर आज तक इस बजट में 1 पैसा भी उन लोगों को मिला नहीं। एमबीसी को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को इतने प्रोमिसेस कर चुके हैं, मगर आज तक कहीं कोई एससी को, बीसी को कोई छोटा सा लोन भी नहीं दे पाए ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने तेलंगाना में। फीस रियम्बर्समेंट तक नहीं कर पाए आज तक। पूरे झूठे वादे करके, ये झूठे वादों के सहारे हर जगह हर स्टेट में जहां इलेक्शन आता है वहां जाके कांग्रेस में ऐसे तेलंगाना का मॉडल, इतना हम ऐसा बना रहे, वैसा बना रहे, ऐसा कर दिए, हम ऐसा कर दिए, पूरा झूठे वादे करके पूरा धोखा दे रहे। किसान को धोखा दिए, विमेन को धोखा दिए, अनएम्प्लॉयड यूथ को धोखा दिए, स्टूडेंट्स को धोखा दिए, बीसीस को धोखा दिए, एससीस को धोखा दिए, एसटीस को धोखा दिए। हर एक वर्ग में धोखा तेलंगाना स्टेट में आज जो कांग्रेस के सरकार ने जो दिया है। आज एसटीस के कल 2 दिन पहले सीएम के उनकी खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड एक्विजिशन के बारे में वहां एसटीस को कन्विंस नहीं कर पाए, जबरदस्ती एसटीस के ऊपर वहां लैंड एक्विजिशन जो करने के लिए जा रहे थे, वहां खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में लैंड ऑर्डर तक सीएम ने वहां पे लैंड ऑर्डर तक पालन किया। उसको भी लैंड ऑर्डर भी देखने के आज इसमें नहीं है हमारा नियम। तेलंगाना कांग्रेस में जो 6 गारंटी के नाम से वो लोग इतने बड़ा देश भर के बोल रहे, वहां ये गारंटी भी वो बोले थे बस में फ्री बस कर दिया। अरे गांव में बस ही बंद हो गया, फ्री बस बताने कहा गया, गांव में बस ही नहीं आ रहे। गांव में हर गांव में जाओ तो बोले हमारे गांव में बस बंद हो गया, मैडम हमारे गांव में बस आ रहा था, बस बंद हो गया, बस भी जाओ। ये बोलते कि हम फ्री बस कर दिए। आज ग्राम पंचायत को मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा ही मिलता है, आज म्युनिसिपैलिटीज को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा ही मिलता है। कहीं आज गवर्नमेंट तेलंगाना में चल रही है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसों से तेलंगाना में गवर्नमेंट चल रही है। मैं आपको यही बताने आई हूं, यहाँ कांग्रेस तो झूठे वादे करके लोगों को तो धोखा कर रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र के लोग जो है बहुत सेंसिबल है, यहाँ ये लोग चाहते हैं कि एबल गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट आए। पूरा भारत में पूरा नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनना हर एक के दिल में था, तो फिर प्रधानमंत्री बन गए। हर एक चाहते थे कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। आज सब चाहते हैं कि फिर महाराष्ट्र में भी स्टेबल गवर्नमेंट आए, एबल गवर्नमेंट आए, यहाँ महाराष्ट्र में भी डेवलपमेंट हो। तो यहाँ
मैं आप सबसे विनती करती हूँ, कांग्रेस जहां जहां पूरा कर्नाटका में हो, हिमाचल में हो, तेलंगाना में हो, लोगों को पूरा झूठे वादे करके वो लोग सीट हासिल करें। वो कुर्सी पे बैठ के झूठे वादे करके वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उसके बाद वो झूठे वादों को, झूठे बातों को आज लोग पूरा एक बार समझ लेना चाहिए कि झूठे वादों से कभी भी धोखा ना खाए। महाराष्ट्र के पूरा प्रजावर्ग में विनती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करने के लिए जो government, they were trying to set fire to the police station. They were trying to kill policemen. They were trying to they burned down the police vehicles. This kind of anti-social and anti-national people, against them what cases was registered in Hubli, in Bangalore, were withdrawn. So, the Congress is always anti-national and they are not for the national concern. So, they are trying to work against the interest of the society. They are always into appeasement politics. So, this kind of Congress party or the Congress government should be rejected. This is the right time to create awareness among the people of Maharashtra, we call upon them to vote against MVA, Maharashtra Vikas Agadi, and in favor of NDA, and thereby protecting the interest of the people of Maharashtra and to be safe, secure, and to ensure there is prosperity in Maharashtra. They made Karnataka a state of prosperity to brink of bankruptcy. So with these few words, I would like to hand over the mic to D.K. Arunaji, who can speak about the Telangana government, how Telangana government has been performing. I request, and I don't want to take much of time already. Jairam Thakurji has spoke about how the Congress government has performed in Himachal, and I mentioned about just a tip of the iceberg. Whatever I have mentioned, it is a tip of iceberg of the Congress government in the state of Karnataka, and about the Congress government in the Telangana also. D.K. Arunaji will be exposing them. मीडिया मित्रों, आप जानते हैं आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश फॉर्मर सीएम जयराम ठाकुर जी है और कर्नाटका फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, उनके साथ में तेलंगाना से अभी आपको इंट्रोडक्शन किया। मैं महबूब नगर से पार्लियामेंट मेंबर हूँ और जहाँ सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मेरे पार्लियामेंट में, विधानसभा मेरे पार्लियामेंट में पड़ता है, मैं वहां से चुन के आई हूँ। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के इलेक्शन से पहले कुछ कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुछ भरोसा ही नहीं था। जो 5 गारंटी के नाम से जो कर्नाटका लोगों को धोखा देके तेलंगाना में भी सेम पॉलिसी इलेक्शन के टाइम में 6 गारंटी के नाम से यहां में भी सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि कर्नाटका में 5 गारंटी के नाम से हम सक्सेस हो गए, तो तेलंगाना में भी 6 गारंटी के नाम से सक्सेस होंगे। उसी उम्मीद से 6 गारंटी करके उसके गारंटी के ऊपर सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने एक
एक करके डिक्लेरेशन करें वहां पे तेलंगाना में, एक बड़ा मीटिंग बना के वहां पे एक फार्मर्स का, एक किसानों का डिक्लेरेशन करके एक बहुत बड़ा मीटिंग करें। किसानों के लिए 2 लाख रुपए कर्ज माफी करेंगे। 70,000 फार्मर्स को 2 लाख रुपए कर्ज माफी करेंगे बोल के एक वादा किए थे। और टीआरएस गवर्नमेंट में रैतु बंधु करके 10,000 पर एकड़ पर ईयर देते थे। कांग्रेस ने बोला कि 15,000 पर ईयर पर एकड़ को फार्मर को रैतु भरोसा के नाम पे देंगे। जो लीज के फार्मर्स है उनको भी 15,000 देंगे पर एकड़ पर ईयर। और जो फार्मर लेबर है उनको हर साल 12,000 देंगे। ये सब उस फार्मर डिक्लेरेशन में बहुत बढ़िया मीटिंग लगा के वादा करे थे। मगर आज तक 70 लाख फार्मर्स के लिए जो वादा करे थे, 22 लाख लोगों को 2 लाख रुपये माफ करे बोल के एक कागज निकाल के पूरा कर्जा माफी का हम इम्प्लीमेशन कर दिए, हमारा वादा पूरा हो गया बोल के मुख्यमंत्री जी ने पूरा देश में जहां जहां इलेक्शन चल रहा वहां चले जाते हैं और बोलते हैं हमने तेलंगाना में 2 लाख रुपए कर्जा माफ किए फार्मरों को। एकदम झूठ बात हर जगह जाके बोल रहे हैं। तेलंगाना तो पूरा कर्जा में कुछ भी आज करने का कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चल रहा तेलंगाना में। और एक वुमेन के लिए बोल रहे थे, वुमेन के लिए ये वादा किए थे हर वुमेन को 18 साल के ऊपर हर फैमिली में वुमेन को हर महीना 2,500 रुपया देंगे। महालक्ष्मी करके उसको नाम दिए। आज तक एक महिला को भी महालक्ष्मी नहीं मिला। 2,500 एक महीना भी कहीं एक महिला को भी नहीं मिला। अजय आके बाहर महाराष्ट्र में बोलते हैं, आके मीटिंग में करते हम लोग सुनते हैं मीडिया में, हम लोग ये करे वो करे, 2,500 महिला के लिए महालक्ष्मी दे दिए। इतने झूठे बातें बाहर आके हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे। जरा वो आके हमारे सामने बोले तो अच्छा था, यहाँ दूसरे स्टेट में आके झूठा बोलने के बाद। और बोलते हैं महिलाओं के लिए, विमेन स्टूडेंट्स को जो डिग्री पढ़ रहे, ग्रेजुएशन कर रहे, और लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर देंगे। हर लड़की जो डिग्री पढ़ने कॉलेज जाती है तो हर लड़की को इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। और 11 महीना हो गया तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आई और कहीं एक लड़की को भी एक स्कूटर नहीं दिया गया। अभी बोलते हैं ये सब काम हम तेलंगाना में मॉडल हो गया, तेलंगाना पूरा भारत का मॉडल बना रहे हम। झूठों की मॉडल बन गया तेलंगाना। कांग्रेस पार्टी झूठों का मॉडल बनाया तेलंगाना स्टेट को और अनएम्प्लॉयड यूथ को और पेंशनर्स को तेलंगाना जब पिछले गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट में पेंशन 2,000 देते थे, 2,000 मिलता था। कांग्रेस ने वादा किया था 4,000 करेंगे। जो प्रदेश का कर्मचारी ये वाला है और ये बोला कि ये तो छोटा सा आपको देश में सुनिश्चित है। और हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति विजय दृष्टि से ये पहली बार हम देख रहे हैं जब हमारे कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी मिलती थी, 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई, पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन नहीं। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके कई कारण हैं। मैं सम्मानित सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत
मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते दो माह तक विलंबित करता हूँ कि मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस को है वो 2 महीने का सैलरी को है वो विलंब करके विलंबित। फिर हमने जब बताया कि थोड़ी नहीं है, वो 2 महीने के बाद तीसरे महीने 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये मुझे आवश्यक लगा, संदर्भ हिमाचल का था, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं कांग्रेस की सरकार के 2 साल के कार्यकाल में, वो हालात महाराष्ट्र में ना बने। इसलिए हम पार्टी की ओर से अपनी बात जो है आप सबके समक्ष कहने के लिए आए हैं। और मुझे लगता है कि ये समय जो मैंने आपका 5-7 मिनट का दिया कि हम सोच रहे हैं कि हम ही कहें, ये जरूरी नहीं कि उनकी जुबानी आप सुने जो उन्होंने कहा था, और उसके बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बाद अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, जो आपने उनकी ही नेताओं की जुबानी यहां पर सुनी। 2 वर्ष बीतने के बाद आज हिमाचल प्रदेश में एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री यहां पर आकर के महाराष्ट्र में कुछ जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने गारंटियां पूरी कर ली, लेकिन वो हकीकत नहीं, वो सच्चाई नहीं है। और आज हिमाचल प्रदेश इस बात को अनुभव कर रहा है कि झूठी गारंटियों के झांसे में आकर के बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। और आप सबके बीच में हम आप सबके माध्यम से महाराष्ट्र की प्रबुद्ध जनता से इसका विनम्र निवेदन करने के लिए आए हैं, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की झूठी गारंटियों की वजह से हालात बने, वो हालात महाराष्ट्र में ना हो। इसी तरह की बात कहने के लिए हम हरियाणा के अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, चुनाव में गए थे, और मैं हरियाणा की जनता का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बड़ा साफ संदेश दिया कि झूठी गारंटी की वजह से जो कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं, वो हालात हरियाणा में नहीं पैदा होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार वहां पर तीसरी बार जिताया। मित्रों, यहां जो गारंटी का जिक्र हुआ, 10 गारंटी दी थी। एक गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी थी कि 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए हम सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हम उनको देने का ऐलान करेंगे, फैसला। आज हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष बीत गए, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक जो है वो 1500 रुपए किसी महिला को नहीं मिले। उल्टा हिमाचल प्रदेश में यह किया कि गारंटी 1500 रुपए की दी, और उसमें से आइडेंटिफाई किया उनने कुछ नाम ऐसे जिनको सोशल सिक्योरिटी पेंशन पहले से लगती थी। किसी को 1000 मिलता था, किसी को 1200 रुपए मिलता था, और उसमें 200 रुपए डाल करके, और उसके अलावा कुछ जगह 1000 में 500 रुपए डाल करके उनको कहा कि आपकी गारंटी पूरी होगी। अगर 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की बात आती तो हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से वो संख्या 22 लाख बनती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी 22,000 महिलाओं को भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि झूठ बोल करके वो सत्ता में आए। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात नहीं। आप देख रहे थे चुनाव के जो इनके इंचार्ज थे वाघेल साहब, वो वहां पर हिमाचल प्रदेश में, और प्रियंका गांधी जी जो कैंपेन की जो इंचार्ज थी सारा देख रही थी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। और इसके विपरीत जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, जो गरीब परिवार हैं, जो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको फ्री मिलती थी, वो भी उन्होंने समाप्त कर दी। 300 यूनिट वादा किया था, लेकिन वो भी उन्होंने समाप्त कर दी, उसको भी खत्म कर दिया।
और इसी तरह से वादा किया था हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भी हमने उस सारी बात को रखा, और जब वहां मुख्यमंत्री इससे मुकर गए कि हमने नौकरी देने की बात न कही थी, मैंने वो डॉक्यूमेंट प्लेस किया विधानसभा के सभापटल पर और विधानसभा के अध्यक्ष ने पढ़ करके सुनाया। कांग्रेस की गारंटी का हिस्सा था, तो वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उल्टा हिमाचल प्रदेश में एक नोटिफिकेशन किया और उसने उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत 2 साल से खाली पड़े पद जो है सारे समाप्त कर दिए। एक ही झटके में 1.5 लाख पद जो है नौकरियां एक तरह से हिमाचल प्रदेश में समाप्त की। कहां 5 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, और कहां हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी, और नई नौकरी अभी तक एक भी नहीं दी। और इसके आगे बढ़ करके दूध खरीदने की गारंटी उन्हें हिमाचल प्रदेश में, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर, और ये तो मुख्यमंत्री जी किलो के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन दूध जो है वो किलो के हिसाब से नहीं, लीटर के हिसाब से तोला जाता है, मापा जाता है। और उसमें भैंस का दूध 100 रुपए लीटर और गाय का दूध 80 रुपए लीटर देने की बात कहती है। वो गारंटी भी अभी तक धरी की धरी है, कुछ उस पर हुआ नहीं। एक गारंटी और दी थी कि हिमाचल प्रदेश में हम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, क्योंकि उन्होंने मॉडल कौन सा पिक किया था, वो छत्तीसगढ़ का गारंटी का मॉडल जो छत्तीसगढ़ का लिया था, कहा कि हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। गोबर भी खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन 2 साल का कार्यकाल बीतने के बाद उसमें भी अब ये मुकर गए हैं, और उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में गारंटी हुई है। और इससे आगे बढ़कर के मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पहला एक राज्य ऐसा होगा पूरे देश भर में संभवतः। Their minister not even respecting the whistleblowers request or giving any attention or taking action against the corrupt minister, you're just trying to protect. Now the chief minister has made a statement, again I'll induct him as a minister. Who's been charge sheeted, he'll be inducted. Accused number 1, chief minister, is trying to induct again a charge sheeted minister who has misused the Dalit money for the elections, where it has been clearly shown it has been used for the election. The Congress, in its DNA, it is very clear, though they have been facing so serious graft charges, the Congress in the state of Karnataka, the Congress party, the Congress government in the state of Karnataka has got no respect for law of the land. Even now the present chief minister has made a statement yesterday. Even the judiciary, has got no confidence. Even the judiciary has been vindictive. Judiciary has been misused. This is a statement of a chief minister. He has got no confidence, he has got no respect for the law of the land, and Congress has been building a legacy of corruption. Congress has been building a legacy of corruption in the state of Karnataka and in Himachal Pradesh and as well as in Telangana. These are the 3 states where they are ruling. In all the 3 states, we are here to just present what is real Congress and what it has been doing. So people like them should be rejected. And this is one of the cases with regard to now recently excise scandal. More than 900 crores collection has been done. 900 crores. Straight away the excise license contractors have made an open allegation. Even the officers of excise department have made a clear allegation against the Congress government, how they have been misusing, how they have been collecting money from the officers for posting and from the excise contractors or excise licensees. Regularly AFTA has been collected, more than 900 crores have been collected. The same money now is being used by the Congress for the Maharashtra election. This is a clear-cut allegation has been made against Congress party. So this is how the Congress party has been functioning, and with regard to the farmers,
It has been completely anti-farmer, withdrawing all benefits. The milk producers, subsidy has not been given in the past 18 months. Milk producer, subsidy money is not been given to the milk producers, and whatever Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, whatever money was provided, the 4,000 was given by the state government is not been withdrawn. The scholarship what was given to the farmers' children was withdrawn, and entire diversion of fund has happened of the SC/ST. More than 25,000 crores in this year budget is been diverted for the government guarantee scheme. The 25,000 crores has been of the SC/ST fund has been diverted for the government guarantee schemes. Now Dalits have been denied of the scholarship. Dalit students have been denied of the scholarship. Dalits have been denied about the housing. Dalits have been denied about for the economic development. Whatever money was reserved for them has been completely diverted, and Dalits money has been completely taken for the whole guarantee. So that's how their concern has been shown for the Dalits, and as well as the Congress stands always for divide, disuse and rule. And in state of Karnataka, the Waqf board is trying to evict all the farmers across the state of Karnataka. What land was belonging to them, what land they were been farming for many decades and many centuries, all of a sudden Waqf has become active, trying to evict and trying to take away the rights of the farmers. And this has been encouraged by the Congress government by 3 notifications. By serial 3 notification has been issued in this year, sir. 3 notification. All of a sudden, when the people and the farmers became aware about the action taken by the government, immediately the Congress government has withdrawn the notification, but not withdrawn in the land records. Even now in the land records, the Waqf board name is still existing. So the Congress government has been only into the appeasement politics. Only the Congress hand always is along with the people who divide the country, who divide the nation. Not with the nationalists. For them it is not nation first, it is not the people first. They are always into appeasement politics, divisive politics, trying to deceive people by promising what cannot be delivered. Like what OPS was promised in the Himachal Pradesh, what was promised in Himachal Pradesh was promised in state of Karnataka also. There is no OPS. नहीं लिख रहे नहीं he is writing for नहीं. They were trying to deceive, and as well as appeasement politics. They were into appeasement politics and deceiving the people. The Congress always has misused the entire thing. The OPS what was promised was not given, and the government job what was promised by the Congress in Himachal or in Karnataka or in Telangana, recruitment has not happened. They have only give false promises. Even with regard to the poll guarantees, the talk is when they are going to withdraw. The Deputy Chief Minister had already given a hint. They are going to withdraw the poll guarantees or the government guarantees. Now what has been given in Karnataka also will be withdrawn. It's a matter of time. Once this Maharashtra election and Jharkhand election is completed, they are going to withdraw. And their own MLAs, the Congress MLAs have made statement against their own Chief Minister. We have to commit suicide in Vidhan Sabha. In Vidhan Sabha building, we have to come and commit suicide because there is zero development. There is a zero development. Their own many MLAs have been complaining about the misgovernance, about the corruption in the Congress government, and no development in the Congress government has been very clearly reflected and been strongly mentioned by their own MLAs and exposed there by their own Congress MLAs, by many senior leaders, starting from CM advisor Basavaraj Rai Reddy, Raju Kage, R.V. Deshpande, B.R. Patil. Like this, plenty MLAs have been mentioning
how the Congress rule is been ruled in the state of Karnataka. And with regard to the law and order, all the anti-social elements and anti-national, cases were registered during the BJP government. They were trying to set fire to the police station. They were trying to kill policemen. They were trying